जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल सिविल लीव रूल 1972 को। तो एक बार ब्रॉड इसका देख लेते हैं कि आउटलाइन की क्या क्या रूल्स हैं इसके अंदर और क्या क्या इसके अंदर हमें कवर करना है। तो आज पहले जो हम कवर करेंगे वो हम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जो है उसको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या रूल्स हैं ब्रॉडली। तो पहले क्या शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है चैप्टर 1 के अंदर। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब इसका नाम जो है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 इसका नाम, और कमेंसमेंट यानी कब से स्टार्ट हुआ। तो इसका कमेंसमेंट भी देख लेंगे। ये 1 जून 1972 से कमेंसमेंट यानी फोर्स में आया था। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन किस किस पे भी एप्लीकेबल होता है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। डेफिनेशंस, इस रूल के अंदर क्या क्या वर्ड का क्या मीनिंग होगा उसके बारे में डेफिनेशन में दिया होता है। तो जनरली जैसे मैंने आपको बाकी रूल्स में बताया हुआ है कि डेफिनेशन क्लॉज बताता है कि इस रूल के अंदर कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसको यूज किया जा रहा है कहीं पे, तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो वहां पे डेफिनेशन बताया होता है। उसके बाद ये कंडीशन है कि जब अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाता है टेम्परेरी ऑन फॉरेन सर्विस में हो जाता है या किसी दूसरे सर्कमस्टांस में हो जाता है, तो उस केस में कौन सा लीव रूल अप्लीकेबल होगा। तो ये 4, 5 जो है इस तरीके का ही है। फिर जनरल कंडीशन आते हैं कि राइट टू लीव, क्या छुट्टी लेने का अधिकार है कि नहीं है, तो कैसे कैसे उसको रेगुलेट करना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए छुट्टी को देते समय या छुट्टी को डिनाई करते समय, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, तो लीव जब कोई मांगता है तो उसको कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में। फिर इफेक्ट, अगर किसी का डिसमिसेबल हो गया, रिमूवल हो गया या किसी ने रिजाइन कर लिया, तो उसके लीव क्रेडिट में जो है उसके पास जो छुट्टियां बची हुई ईएल सीएल एचपीएल, सॉरी सीएल तो नहीं, एचपीएल और ईएल जो बचा हुआ है उसका किस तरीके से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपका ये रूल 9 बताता है। फिर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, क्या एक तरह की छुट्टी को दूसरे तरह की छुट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कन्वर्ट किया जा सकता है तो किसको किस में किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे हम 10 में पढ़ लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, किस किस तरह की लीव को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव, मैक्सिमम आप पूरे सर्विस के अंदर कितनी छुट्टी एक साथ कंटिन्यूसली ले सकते हैं, इसके बारे में रूल 12 में बताया हुआ है। एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव, तो अगर आप छुट्टी पे हैं तो उस टाइम पे आप सर्विस या एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कैसे या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। फिर चैप्टर 3 आता है ग्रांट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम लीव, तो छुट्टी से जब आप आएंगे या छुट्टी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन ऑफ लीव किस तरह से होगी, लीव अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये सारी मोटी मोटी बातें इसके अंदर बताई गई है। फिर अलग अलग तरह की लीव आपकी बताई गई चैप्टर 6 के अंदर, काइंड ऑफ लीव्स ड्यू एंड एडमिसिबल। तो इसमें आप देखें कि ईएल है, एचपीएल है, कम्यूटेड लीव्स है, लीव नॉट ड्यू है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, तो इन सब का क्या मीनिंग होता है, कितने कितने ये मिलते हैं, वो उस तरीके के सारे जो डिटेल्स हैं इसके अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बाकी इसके अंदर लीव इनकैशमेंट वगैरह कैसे कैसे हो, जब आप रिटायर होते हैं या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं या किस तरीके से कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उस तरह की चीज़ों में कितना लीव इनकैशमेंट हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। फिर चैप्टर 5 में आपका स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव है, जैसे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव। ये स्पेशल काइंड ऑफ लीव इसलिए है क्योंकि आपको इन एडिशन मिलती है, तो इसके बारे में यहाँ पे एडॉप्शन पे, अगर चाइल्ड एडॉप्शन होगा तो किस तरीके से कितनी छुट्टी मिल सकती है, और इस तरह की बातें जो है इसमें हम कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टडी लीव है, और लास्ट में आपका मिसलेनियस जो है कि इंटरप्रिटेशन, अगर किसी रूल की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाएंगे, पावर टू रिलैक्स, रिलैक्स करने की पावर किसके पास है, रिपील एंड सेविंग। जब ये रूल आया 1972 का, तो इसने किसको रिपील किया और उसमें से क्या क्या जो रूल्स हैं वो सेव कर लिए गए, सेव करने मतलब कि वो भी अभी भी अप्लीकेबल होंगे जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो। तो ये सारी बातें जो मोटा मोटा मैंने बताया कि ये आपका रूल है। इसके अंदर 2 शेड्यूल है। आपका फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है कॉम्पिटेंट है लीव को ग्रांट करने के लिए, और सेकंड जो शेड्यूल है उसके अंदर फॉर्म्स बताए गए हैं कि एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव के लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म ऑफ लीव अकाउंट किस तरीके का होगा, लीव अकाउंट का फॉर्म कैसा होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन होगा, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई हुई है। तो एक बार मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट शेड्यूल है आपका। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जैसे बता रखा है ईएल लेना हो, एचपीएल लेना हो, कमिटेड लीव लेना हो, तो इस यहाँ पे काइंड ऑफ लीव को डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है इस लीव को ग्रांट करने के लिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई हुई हैं आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे एक तरफ आपका काइंड ऑफ लीव और अथॉरिटी, इसके बाद जो है आपका सेकंड शेड्यूल भी मैं एक बार आपको दिखा देता कि आपको आइडिया हो जाए। तो सेकंड शेड्यूल ये है
तो एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव के लिए क्या आएगा, नेम ऑफ एप्लीकेशन होगा, पोस्ट हेड आएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये पूरा बता रखा है और यहाँ पे इस फॉर्म में यानी उसे छुट्टी अपनी अप्रूव करानी होती है या अप्लाई करना होता है। उसके बाद ये देखिए फॉर्म ऑफ लीव अकाउंट जो फॉर्म 2 है आपका है, यहाँ पे बता रखा है। तो इसका रेफरेंस आप देखेंगे तो रूल 15 में इसका जिक्र है, यानी वहां पे बता रखा है कि लीव अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, इसके रिगार्डिंग रूल्स वहां पे दिए हुए हैं। तो और उसका जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके का आपने देखा भी होगा कि आपके सर्विस बुक में लगा होता है इस तरीके का फॉर्म। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बता रखी हैं। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका उसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है उसके बारे में बताया गया है। जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको मैं इसका डिस्कशन के लिए जो यूज कर रहा हूँ, जिस लीव रूल को मतलब जिस कॉपी को यूज कर रहा हूँ वो ये आपका है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972। ये डीओपीटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये 24/9/2024 तक अपडेटेड है, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं इस कॉपी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा जो पहले का मटेरियल था मैंने उसको अपडेट कर लिया इसको देखकर, और हो सकता है लेकिन कि कहीं पे कुछ छूट जाए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं से मुझसे मिस्टेक हो जाती है अपडेट करने में और मैं अपडेट कहीं छूट जाता है तो उस केस में आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर करके आप फॉलो करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये छूट गया। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, एसएलपी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा और आगे भी जो भी डॉक्यूमेंट है और जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके रिगार्डिंग भी पीडीएफ वगैरह कई लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ पे, तो वहाँ पे अवेलेबल है। और जनरली जो है मैं ज़्यादातर चीज़ें फ्रीली शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए आप वहाँ से जो चीज़ भी मैंने शेयर करके आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है जो डीओपीटी ने इसके अंदर अपडेट करके डाला हुआ है इसको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये मेरा सोर्स है जहाँ से मैं इसको यूज़ करके और मैं अपने रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस रूल को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो टाइटल हमने देख लिया, इसका टाइटल क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल किस ईयर का है, तो ये भी बात है। दूसरा ये कब से इफेक्ट में आया है इसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो शॉर्ट टाइटल इसका ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया। कब से इफेक्ट में आया तो 1 जून 1972 से। तो पहला रूल यही बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है और उसका कमेंसमेंट कब से हुआ है। रूल 2 पे आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई रूल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर स्टार्टिंग में बिगनिंग में यही होता है, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट होता है। उसका एक्सटेंट कितना अप्लीकेबल होगा, किस पे अप्लीकेबल होगा, किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बारे में होता है। और फिर उसका डेफिनेशन होता है। तो ये तो पेट है कि जो स्टार्टिंग में बिगनिंग में किसी भी रूल के होता है। और एंड में जनरली हम वही देखते हैं कि जैसे रिपीलिंग, क्या रिपील हुआ इसके आने से, कितना बच गया, क्या सेव हुआ, तो ये सारी बातें और इंटरप्रिटेशन का रूल होता है। तो ये तो मोटा मोटा स्टार्टिंग का, बिगनिंग का और एंड का ऐसा तो हर रूल में ज्यादातर आपको देखने को मिलता ही है। और ये मैं बता दूं कि मैं रूल बाय रूल इसलिए चलता हूं क्यों, ताकि आपको हर एक रूल समझ में आए। ओरली और कहते हैं शॉर्टकट मारना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक रूल को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत जाती है। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन बताता है जो रूल 2 है। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि किन किन के ऊपर ये अप्लाई होगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। तो इसका मतलब ये है कि इन जनरल तो ये अप्लीकेबल किसके ऊपर हो रहा है वो, और जिसमें अप्लीकेबल नहीं हो रहा है वो यही चीजें हैं। लेकिन अगर किसी रूल में स्पेसिफिकली बता रखा है कि कुछ दूसरी बात बता रखी है इससे हटकर, तो उसको फॉलो किया जाएगा। यानी जनरल चीजें ये है कि इस किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर रूल के अंदर इसका कोई एक्सेप्शन है तो वहां पे बता दिया जाएगा। तो दीज रूल शैल अप्लाई टू, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल बना हुआ था, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 2 कॉलम में इसको स्प्लिट कर दिया है कि किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो पहले देख लेते हैं अप्लाई किस पे होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, ये जो आपका 1972 का लीव रूल है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट को, और जो कि यूनियन के अफेयर्स के कनेक्शन में जिनको अपॉइंट किया गया है। तो ये स्टेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, यानी सेंटर की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सिविल सर्विसेज और पोस्ट क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने अपने सीसीए रूल के
लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्या होती है, पोस्ट क्या होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर देखना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ। सिविल सर्विसेज जैसे आपका कोई भी हो गया, जैसे CSS है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है आपका, CSS है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब सिविल सर्विसेज और पोस्ट ही हैं। लेकिन अब इनमें भी ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी का कहने का मतलब ये है कि ये तो मोटे मोटे हमने बता दिए, जो भी गवर्नमेंट में आके किसी भी पोस्ट पे हैं तो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट में हैं। तो आपके IAS, IPS, IFS और आपका जो CSS है, CSSS है, और इस तरह के जितने भी सर्विसेज हैं ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी हैं। और कुछ पोस्ट जो सिंगल पोस्ट होती है, कभी कभार क्या होता है, एक्स कैडर पोस्ट होती है जिसके अंदर और कोई प्रमोशन नहीं होती, तो वो सिंगल पोस्ट होती है। और तो इस तरह की भी जो पोस्ट है वो इनमें आता है। बाकी डिटेल में अगर और डिटेल में देखना चाहें तो आप जाके मेरे जो CCA रूल है उसमें जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखने की बात है कि ये कह रहे हैं कि अप्लाई, तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी बताई जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है, लेकिन किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता वो बता रहे, जैसे रेलवे सर्वेंट। तो एक चीज आप इसमें ध्यान दें, जो रेलवे सर्वेंट्स हैं ऐसा नहीं कि वो कोई सिविल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इन्होंने बताया कि जनरली अप्लाई किसके ऊपर होता है, लेकिन ये एक तरीके से एक्सेप्शंस हैं कि जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज और पोस्ट में जो रेलवे सर्वेंट है, जो रेलवे सर्विसेज में है, वो सिविल सर्विस पोस्ट होल्ड नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनका जो है एक अलग लीव रूल है, रेलवे सर्वेंट का अलग लीव रूल है, तो इसलिए उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अप्लीकेबल किस पे, ये जनरल बात बताता है, और यहाँ पे उसके ये एक्सेप्शन एक तरह से बता रहा है कि इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई किन किन के ऊपर नहीं होता और उसका रीजन क्या है? उनका रीजन सिर्फ एक मोटा मोटा यही है कि इनके डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट स्टैट्यूट हैं, डिफरेंट एक्ट हैं या डिफरेंट फंडामेंटल रूल्स हैं जिनकी वजह से ये गवर्न होते हैं। तो उसकी वजह से इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये कौन कौन से, पहले तो रेलवे सर्वेंट हो गए। रेलवे सर्वेंट का क्यों? क्योंकि इनका लीव रूल अलग है। उसके बाद क्या है, पर्सन इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो इसके ऊपर DOPT की ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ये है कैजुअल। तो कैजुअल लेबरर्स के ऊपर ऑलरेडी एक गाइडलाइन है जिसके अंदर बता रखा है कि उनकी जो लीव है वो किस तरीके से होगी। तो इनको अपॉइंट जनरली डेली वेजेस के लिए, कोई ऐसा काम जो कभी कभार चाहिए और कुछ टाइम के लिए चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि रिक्रूटमेंट ऑफ डेली वेजेस मे बी मेड ओनली फॉर वर्क्स विच इज कैजुअल एंड सीजनल और इंटरमिटेंट नेचर और फॉर विच इज नॉट ऑफ फुल टाइम नेचर। तो जो फुल टाइम नेचर का नहीं है, जो रेगुलर पोस्ट को क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो उन सब जगहों पे उसको ले सकते हैं। लेकिन जनरली आजकल देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में कि डेली वेजेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया और रेगुलर काम भी कराया जा रहा है। तो ये एक जो है इस तरीके से आप अगर कभी कभार क्या है, आपको ऐसा लग सकता है कि डेली वेजेस जो है वो रेगुलर पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। डेली वेजेस वो हैं जो सीजनल या इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब कि आज कुछ काम किया फिर छोड़ दिया, फिर कभी और जरूरत पड़ेगी तो तब बुला लिया। तो इस तरीके के डेली वेजेस के काम के लिए, तो इनके लिए अलग से किस तरह से पे मिलेगी, क्या किस तरह की लीव होगी, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मोटा मोटा ये कहने का मतलब है जिनकी लीव रूल्स जो हैं या लीव जो कंडीशंस हैं वो दूसरे गाइडलाइन से या दूसरे रूल से गवर्न हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो पहले हमने देखा कि रेलवे सर्वेंट अप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उनका भी डिफरेंट है। कैजुअल लेबर जो है DOPT ने ऑलरेडी गाइडलाइंस बना रखी, तो उनके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होता। फिर उसके बाद जिनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता वो है पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। तो ये कंटीजेंसीज का मतलब कि कोई भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनॉमस बॉडी कोई भी है, उनके ऊपर पास एक कंटीजेंसी फंड होता है। तो वो कंटीजेंसी फंड से क्या होता है कि कभी किसी टेम्परेरी काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए कि कभी कभार जो कोई जरूरत पड़ गया, उससे कभी आपने किसी को बुला के काम करा लिया कुछ टाइम पीरियड के लिए जो कि रेगुलर नेचर का नहीं है, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेसिकली उनके ऊपर जो हम उसको ऑफर करेंगे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस ऑफर करेंगे, लीव ऑफर करेंगे, उसके बेसिस पे वो गवर्न होता है। तो इसलिए कंटीजेंसी फंड से अगर किसी को काम में लगा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये रूल अप्लीकेबल लीव का नहीं होता। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स। तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे फैक्ट्री है, माइंस है, उनके अंदर भी कोई वर्कमैन है, कोई काम करने वाला बंदा है, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के
की वजह से डिफरेंट उनके कंडीशंस बनाए गए हैं। तो उसके अंदर मैं एग्जांपल लेके आया था कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है। तो इसमें बता रखा है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होता किस किस तरीके का है। तो इसके अंदर एक तो बता रखा है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिफाइंड है। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि ट्रामवे सर्विसेज हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, जिसके अंदर सामान को कैरी किया जाता है, ये पैसेंजर को कैरी किया जाता है। एयरपोर्ट सर्विसेज हो गया, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, या कोई डॉक हो गया, जैसे जहां पे जहाज वगैरह होता है, जेट्टी वगैरह होता है। तो ये इस तरीके के प्लांटेशन, जहां पे जैसे टी प्लांटेशन होता है, माइंस हो गए, ये सारे जो है आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, यानी जिसको एम्प्लॉय किया जा रहा है। फैक्ट्री को भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में इसको काउंट किया जाता है। और रेलवे जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर रेलवे एक्ट में, वो भी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। और तो इस तरीके के जितने भी हैं ब्रॉडली आपको आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन इन जगहों को कहा जाता है। तो यहाँ पे जिसको भी एम्प्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि उनके जो वर्किंग कंडीशंस अलग है, उनके लिए डिफरेंट लीव रूल बनाया गया है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का मतलब, यहाँ वर्क का मतलब कि जैसे कोई काम करने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को रखा जा रहा है, तो उसका क्या है, काम फॉर टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है, उसके ऊपर ये, क्योंकि ये जो लीव रूल आपका 1972 है, बेसिकली ये रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए है, मोटा मोटा। तो इस वजह से ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। और इस सीपीडब्ल्यू का वर्क चार्ज मैनुअल है, उसके अंदर क्या लीव होना चाहिए, किस तरीके से इन लोगों को गवर्न करना है, इसके बारे में बताया गया। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सीपीडब्ल्यूडी का ये मैनुअल है, जिसके अंदर वर्क चार्ज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें एक मैं ब्रीफली दिखा देता हूँ आपको कि कैसे इसको डिफाइन किया है और कैसे इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ब्रॉडली स्पीकिंग वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट मीन्स, कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिश्ड whose pay and allowances etc are directly chargeable to works। तो डायरेक्टली चार्जेबल टू वर्क्स का मतलब यहाँ पे कि वो बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी काम को करने के लिए, काम मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई और चीज बनाने के लिए, इस तरीके काम में लाया जाता है। और ये वर्क चार्ज स्टाफ है, उसमें एम्प्लॉय हो रहा है ऑन एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क। तो वहां पे अगर कोई काम करना है तो उसके लिए उसको एम्प्लॉय किया जाता है। और इसके बाद इसके अंदर ये बताया गया कि एनेक्चर 1 के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं या उनको कहा जाता है, वो इसमें ये रहा आपका। तो देखिए इसमें कुछ कैटेगरी जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो कौन से, बेलदार हो गया, खलासी हो गया, माली हो गया, पैकर हो गया, कैनमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया। तो क्योंकि जब भी कोई ये इस तरीके से बनेगा, कोई बिल्डिंग बनेगी, तो उसके अंदर इन सब का काम होगा। और देखा जाएगा तो इनका काम क्या है, जब बिल्डिंग बन रही तभी है, तो इसलिए इनका भी डिफरेंट नेचर है। जो रेगुलर तरह की जॉब हम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, उनके ऊपर 1972 का रूल लगता है। और बाकी इस तरीके, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब इनका डिफरेंट है, तो इनके ऊपर डिफरेंट रूल लगता है। तो इनके ऊपर क्योंकि डिफरेंट रूल लगता है, तो ये भी अप्लीकेबल इसके ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिकली किससे कंस्टिट्यूट होती है, 3 तरह की सर्विसेज से कंस्टिट्यूट होती है, जो कि है आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये 3 तरह की सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज बनाती हैं। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए क्योंकि डिफरेंट लीव रूल है, ऑल इंडिया लीव रूल सर्विसेज है, सर्विसेज लीव रूल है, तो इसलिए उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर द सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। अब फॉरेन कंट्रीज में भी क्या होता है, कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो ये पहले तो देखना है आपको कि लोकली रिक्रूटेड, उसको वहां पे लोकली रिक्रूट किया गया उस कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर। और इन फॉर सर्विस इन, और उनको सर्विस क्या, क्योंकि इंडिया का जो होता है, आप बाहर दूसरी जगह भी देखोगे, जैसे कि हमारा वहां पे भी एक क्या कहते हैं उसको, फॉरेन कंट्री में भी डिप्लोमेटिक वो होता है, सेटअप होता है। तो वहां पे भी अगर काम करने के लिए किसी को रिक्रूट किया जा रहा है, और वहां पे चाहे वो कॉन्सुलर के पास या डिप्लोमेटिक सेटअप के पास या दूसरा इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो फॉरेन सर्विस में है, वहां पे अगर किसी को काम करने के लिए रखा जा रहा है लोकली वहां के बंदे को, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो जैसे कि देखा हो कि आजकल मिनिस्ट्री में और अलग अलग डिपार्टमेंट में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट को हायर किया जाता है।
तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको कितनी छुट्टियां मिलेगी नहीं मिलेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाता है। तो जब हम ऑलरेडी, उनका नेचर ऑफ जॉब अलग है, उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग है, तो उनको हम इन रेगुलर सर्विसेज से के कंपैरिजन में लीव रूल नहीं दे सकते। तो इसलिए उनके लिए क्या डिफरेंट रूल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न हो रहा है, तो इस वजह से भी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। Persons in respect of whom special provision have been made by or under the provision of constitution or any other law। कुछ कुछ ऐसे आपके क्या कहते हैं पोस्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जज है, आपके सीएजी है, तो ये सारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके लिए लीव कैसे गवर्न होगा वो उसके लिए डिफरेंट है। और अगर कोई लॉ, जैसे कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंदर सीआईसी को अपॉइंट करते, तो उनके अंदर जो छुट्टियां मिलेगी होती सिमिलर ही है, लेकिन उनके लिए अलग जो है रूल बनाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा पर्सन्स गवर्न फॉर द पर्पस ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स और सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस। तो पहले के टाइम में होता था, आज के टाइम में तो ऐसा मैंने नहीं देखा। पहले के टाइम में क्या होता था कि कुछ कुछ जो है फंडामेंटल रूल्स और सिविल सर्विसेज रेगुलेशन से गवर्न होते थे। तो ये सिविल सर्विसेज रेगुलेशन जो है बहुत पुराने थे, जिनको कई स्टेट ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने पुराने रूल्स को अडॉप्ट करके अपना बना रखा था, तो इस वजह से उनके ऊपर भी ये गवर्न नहीं होता। तो इसका एक एग्जांपल जो मुझे मिला है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सीएसआर का ये सिविल सर्विसेज रेगुलेशन ये यूपी ने जो अडॉप्ट किया था, बहुत पुराना है, उसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें बताया गया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सिविल सर्विसेज रेगुलेशन एज अडॉप्टेड एंड एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश आर बीइंग पब्लिश्ड। Originally the regulation had been published by the government of India in 1889। तो ये 1889 में कब ये अडॉप्ट हुआ, पब्लिश हुआ था, उसके बाद ये यूपी में अडॉप्ट किया गया। तो इसमें बता रहे कि एज ए कंपोजिट कोड कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट एज पे अलाउंसेस लीव। तो इसी के अंदर ये लीव भी उन्होंने इसके थ्रू जो एम्प्लॉय हैं उसके ऊपर ये अप्लाई किया है। तो इस वजह से देखा जाएगा तो ये पुराने जो है, किसी ने अगर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन को अडॉप्ट किया हुआ है तो वो, क्योंकि उनका डिफरेंट सेटअप उन्होंने अपना चूज कर लिया है, तो उस वजह से उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। और उसके बाद है पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स और फ्रॉम फॉर ए लिमिटेड पीरियड या ड्यूरेशन। तो किसी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लाया गया है, सर्व कर रहा है वो, और वो आया कैसे, वो स्टेट गवर्नमेंट के डेपुटेशन पोस्ट से आया है, यानी स्टेट गवर्नमेंट से आया है और ये किसी दूसरे से आया है और डेपुटेशन पे आया है सिर्फ लिमिटेड समय के लिए। तो जो कोई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यहाँ पे सेटअप है उसके ऊपर सीएसएस जो सीसीएस लीव रूल 1972 अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए आया तो उसके ऊपर वो ये रूल अप्लाई नहीं होते। तो बेसिकली इनके ऊपर जो उनके अपने रूल है वही अप्लाई होंगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो उनके ऊपर फिर ये लीव रूल अप्लाई हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि रूल्स या गाइडलाइंस उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या बनाई गई है। तो जिनके लिए ऑलरेडी डिफरेंट रूल्स हैं उनके ऊपर मोटा मोटी ये जो है अप्लाई नहीं होता। तो ये हमने इसमें देखा, ठीक है। और ये जो लीव रूल है वो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो होपफुली आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके अंदर। चलिए, इसके अंदर इसके साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस हो तो बेसिकली क्या होता है, मेन रूल से हटकर जो और कोई गाइडलाइंस बनाई गई कि किनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, किनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स है, इनके ऊपर ये लीव रूल्स अप्लाई होते हैं। उसका रीजन ये है कि ये डीओपीटी ने अपने ओएम के थ्रू 1/10/1991 से उनको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस दे दिया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका दर्जा दे दिया था। उसकी वजह से सारे बेनिफिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो भी उनको मिलने लगे। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में डिटेल में लिख भी दिया, ये ऑलरेडी इसके गाइडलाइंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन में ब्रीफ में लिखा था, तो उसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वाइड डीओपीटी ओएम डेटेड 29/1/1992 द employees serving in non-statutory registered departmental canteen tiffin rooms have been declared as government employee। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको मान लिएगा, इसलिए उनके ऊपर सारे बेनिफिट जो हैं दे दिए गए हैं, इस वजह से उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ऑनररी वर्कर जनरली उसको बोलते हैं जो मिनिमम 1 रुपए की सैलरी लेता है, ठीक है, यानी पूरी सैलरी कुछ नहीं लेता वो, उसके अंदर सिर्फ नाम के लिए, ताकि उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल हो।
उस वजह से 1 रुपए की सैलरी दी जाती है या लिए लेता है वो। तो इस वजह से उनके ऊपर अप्लीकेबल है क्योंकि वो सैलरी ले रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज लिखा है कि अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से अगर उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता तो उस केस में ये सोचा जा सकता है या इसके ऊपर ध्यान दिया सकता है, कंसिडर किया जा सकता है कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इन जनरल अप्लीकेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो तो उस केस में इसको छोड़ा जा सकता है, यानी उस केस में यानी नॉट अप्लीकेबल होगा। जो एडहॉक एम्प्लॉयज हैं इन जनरल उनके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और उनको क्या है, सिर्फ अगर कंटिन्यूअस सर्विस है, कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब कि 3 साल से ज्यादा की सर्विस है, तो उन्हें इस जो रूल 1972 है, लीव रूल है, इसके अंदर जो टेम्पररी एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो बेनिफिट उसको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर एडहॉक वाले में भी ये 5 कैटेगरी है, तो मैं 5 कैटेगरी को ब्रीफली बताऊंगा कि किन किन के ऊपर गवर्न हो रहा है, किसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है, यानी और क्या बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो एडहॉक एम्प्लॉय हु डू नॉट होल्ड एनी रेगुलर पोस्ट, ऐसा एडहॉक एम्प्लॉय जो रेगुलर पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा। तो रेगुलर पोस्ट क्या होता है, रेगुलर पोस्ट जैसे कि जो परमानेंट पोस्ट होती है, जनरली हमेशा अवेलेबल रहती है, गवर्नमेंट में रहती है, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए बनाया गया। तो यहां से आप रेगुलर का मतलब आप परमानेंट पोस्ट मान सकते हो, ठीक है। तो एडहॉक एम्प्लॉय जो कोई रेगुलर पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, आर नॉट गवर्न बाय सीसीएस लीव रूल 1972। तो ये लीव रूल 1972 जो है इससे गवर्न नहीं होता। एडहॉक एम्प्लॉय हु आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज, अब एडहॉक जो है वो एम्प्लॉय 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कि जो वो टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, वो रेगुलर पोस्ट होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी बात है। दूसरा, ये एम्प्लॉय जो है वो भी रेगुलर एम्प्लॉय है, लेकिन वो रेगुलर पोस्ट नहीं होल्ड कर रहा। यहाँ पे रेगुलर पोस्ट नहीं होल्ड कर रहा। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो एडहॉक एम्प्लॉय हो सकता है वो रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकता है। कैसे कि जैसे कि अभी देखा होगा कि सीएसएस के अंदर बहुत सारे एएसओ थे जो एडहॉक पे एसओ बनाए गए। तो एएसओ तो वो क्या है, वो एएसओ रेगुलर एएसओ हैं, लेकिन वो पोस्ट कौन सी होल्ड कर रहे हैं, एडहॉक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आप ध्यान में यहाँ पे बताया गया 2 तरीके से, कि अगर एक एम्प्लॉय जो रेगुलर पोस्ट नहीं होल्ड कर रहा और दूसरा एडहॉक एम्प्लॉय जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो दोनों ही केस में उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। Employees who are appointed in appointment is treated as ad hoc for purely technical reason। तो सिर्फ अगर टेक्निकल रीजन की वजह से किसी को एडहॉक ट्रीट किया जा रहा है, टेक्निकल रीजन का मतलब ये हो सकता है कि बाय यानी रूल के थ्रू ही सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए वो एडहॉक माना जा रहा है, बाकी उसके ऊपर सारा वो खुद रेगुलर एम्प्लॉय है और बाकी चीजें जो है उसको मिल रही हैं। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेक्निकल रीजन का मतलब ब्रीफली एक तरह से ये समझ सकते हैं कि वो लिमिटेड चीज के लिए सिर्फ एडहॉक है, बाकी वो रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय हो सकता है जिसको ये बेनिफिट मिलने चाहिए। तो उस वजह से कह रहे हैं उस केस में अगर टेक्निकल पर्पस के लिए सिर्फ वो एडहॉक एम्प्लॉय है तो उसे बेनिफिट मिलेंगे इसके तहत। अब इसके तहत बेनिफिट कौन से मिलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मे बी एक्सटेंडेड द बेनिफिट एडमिसिबल टू टेम्परेरी एम्प्लॉय, जो इन रूल के तहत लीव रूल 1972 के अंदर जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट उसको मिलेंगे अगर कोई प्योरली टेक्निकल रीजन की वजह से भी है। तो कहने का मतलब कि ये लीव रूल अप्लीकेबल होगा, लेकिन कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय को इसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो टेम्परेरी एम्प्लॉय को कौन कौन से बेनिफिट दिए जा रहे हैं ये रूल 31, 33, 44 में बताया गया है। तो जब ये हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देख सकते हैं, या ये जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 33 और 44 और 31, 33, 44 में क्या क्या बेनिफिट्स टेम्परेरी एम्प्लॉय को दिए गए। अदरवाइज हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। इन ऑल अदर केसेस ऑफ एडहॉक अपॉइंटमेंट, तो बाकी अगर एडहॉक अपॉइंटमेंट होती है रेगुलर पोस्ट पे तो उस केस में बताया गया है, ये मैंने ऑन रेगुलर पोस्ट अपनी तरफ से इन्फर करके या मैंने अपने यानी इंटरप्रिटेशन के थ्रू लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा था एडहॉक एम्प्लॉय हु डू नॉट होल्ड एनी रेगुलर पोस्ट, तो इसकी बात तो हो गई है। तो अगर यहाँ पे एनी अदर टाइप ऑफ एडहॉक अपॉइंटमेंट कह रहा है तो ऑब्वियसली ये रेगुलर पोस्ट पे होनी चाहिए। तो अगर कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट हुई है रेगुलर पोस्ट पे हुई है तो और उसका जो टाइम पीरियड है अपॉइंटमेंट का वो 3 साल से कम है, यानी उसके ऊपर जो काम किया उसने वो 3 साल से कम तक का उसका वहां पे पोस्ट रहने वाली है, तो उस केस में जो अर्न लीव मिलेगी वो कितनी मिलेगी,
2.5 डेज यानी 2.5 दिन की पर महीने के लिए जो कंप्लीट होगी सर्विसेज उसके लिए मिलेगी। अलाउड अर्न लीव एट द रेट ऑफ 2.5 डेज पर मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। ठीक है, इस रेट से उसको दिया जाएगा। वाइल ग्रांटिंग द लीव यानी वाइल ग्रांटिंग द लीव शुड बी फुल डे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना, जब वो छुट्टी के लिए अप्लाई करेगा, ये छुट्टी लेगा, तो वो आधे दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, उसे जो छुट्टी लेनी पड़ेगी पूरे दिन की लेनी पड़ेगी। यानी 2 महीने के अंदर मान लिया उसको अगर 5 छुट्टियां मिली तो वो तो एक साथ 5 छुट्टियां ले सकता है, लेकिन पहले मंथ के अंदर वो 2 छुट्टी ही ले पाएगा, वो जो हाफ छुट्टी है, हाफ लीव नहीं ले पाएगा। दे वुड ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज। और दूसरी बात ये भी है कि उसको एनकैशमेंट का फैसिलिटी या एंटाइटलमेंट नहीं रहेगा, वो एंटाइटलमेंट नहीं है उसको एनकैश कराने के लिए, कि जैसा कि 1970 के लीव रूल के अंदर बाकी गवर्नमेंट को, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट है 3 साल से ज्यादा के लिए, यानी यही कंडीशन इसके अंदर पहले 3 साल से कम था, अगर ये 3 साल से ज्यादा का है विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक का मतलब कि बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो उस केस में सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि मिलते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉय को इस रूल के तहत। ठीक है, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि 31, 33, 34, 44 में तो क्लियरली बता रखा है कि टेम्परेरी एम्प्लॉय जो है वो सेम एज रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट जो है उसको मिलेंगे ही। इसके अलावा भी और कहीं भी ऊपर नीचे होंगे, मैंने जब सर्च किया था तो मुझे यही 3 रूल्स मिले थे जिसके अंदर ये बेनिफिट है। उसके अलावा भी कोई अगर रूल है जिसके अंदर टेम्परेरी एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिए गए हैं तो वो बेनिफिट भी इनको मिलेंगे, इस तरह के एडहॉक अपॉइंटमेंट वालों को। ठीक है, और ये एडहॉक अपॉइंटमेंट का अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये एडहॉक अपॉइंटमेंट का जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे कैसे होता है, तो इसके बारे में डीओपीटी ने ऑलरेडी बना रखा है। तो उसमें ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। वाइल देखिए, ऑल द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो जनरली कोई भी पोस्ट है उसको प्रिस्क्राइब जो भी प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसके बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसको फिल करना है। लेकिन जहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है वो ऐसे नहीं है, तो उसकी वजह से अगर वो खाली रह जाते हैं तो उस केस में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस where a post cannot be kept vacant for functional reasons, exigency of work, or where deputation as an alternative method of recruitment has not been prescribed in RRs। तो अगर डेपुटेशन में आप नहीं ले सकते और किसी और वजह से नहीं आप जो है उसको खाली छोड़ सकते, तो उस केस में उसको एडॉक बेसिस पे जो है फिल किया जा सकता है। ठीक है, ग्राउंड फॉर मेकिंग एडॉक अपॉइंटमेंट प्रमोशन, तो सीनियरिटी लिस्ट फील्ड कैडर से जनरली जो है अगर नहीं हो पा रहा तो उसके अंदर केस में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वैकेंसी नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें जो बता रखी है। तो वेयर शॉर्ट टर्म वैकेंसीज हैव अराइजन ड्यू टू रेगुलर इनकम्बेंट प्रोसीडिंग ऑन लीव, जब कोई लीव पे चला जाता है 45 दिन से ज्यादा के लिए तो तभी एडॉक अपॉइंटमेंट होती है। तो इस तरह की बातें जो है इसमें बता रखा है। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। चलिए, अब रूल 3 आ जाता है जिसके अंदर डेफिनेशंस बताई गई। डेफिनेशन यानी इन रूल्स के अंदर किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि इन रूल्स के अंदर अगर कोई वर्ड जैसे एडमिनिस्ट्रेटर यूज किया है तो उसका क्या मीनिंग आपको समझना है। तो इन दीज रूल्स अंडर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, इन रूल्स के अंदर जब तक की जो कंटेक्स्ट है यानी जिस चीज की बात हो रही है उसके अंदर दूसरा मीनिंग निकल रहा हो, हमें इन वर्ड्स का यही मीनिंग लेना जो कि इसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होगा कि एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो मतलब होगा, यानी शॉर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जो है इसका शॉर्ट फॉर्म एक तरह से। ऑडिट ऑफिसर कहीं पे लिखा होगा तो वो अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर माना जाएगा, चाहे उसका वॉट एवर हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन, तो उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो लेकिन उसे अकाउंट और ऑडिट ऑफिसर माना जाएगा। उसका मीनिंग है कि ऑडिट ऑफिसर मतलब अकाउंट और ऑडिट दोनों ऑफिसर हो। इन हुज सर्कल द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सिचुएटेड, तो जिस सर्कल के अंदर, जैसे कि एक सर्कल के ऑडिट अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर है, तो उस सर्कल के अंदर जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है तो उसका ऑडिट ऑफिसर की बात करेंगे तो उस सर्कल का जो अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर है वो माना जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है लीव को ग्रांट करने के लिए, तो ये ऑलरेडी मैंने दिखाया था यहाँ पे शेड्यूल, आपको इस शेड्यूल के अंदर डिफाइन कर रखा है और इसका रूल देखेंगे यहाँ पे तो रूल 3C मेंशन भी कर रखा है, रेफरेंस भी दे रखा है, तो ये 3 का C ही है। बोल रखा है कि द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन कॉलम 3,
तो ये कॉलम 3 के अंदर जिन अथॉरिटीज को स्पेसिफाई किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं। The authority specified in column 3 of the first schedule of these rules competent to grant the kind of leave specified in corresponding entries in column 2 of the said schedule। तो कॉलम 2 के अंदर यहाँ पे बता रखा काइंड ऑफ लीव और कौन कौन सी अथॉरिटीज कर सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पे 3 में बताया गया है। तो ये जो है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, ये इनको डिफाइन किया गया है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज और 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विसेज। तो 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, तो जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज है उसका मीनिंग होगा कंटिन्यूअस सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, यानी अगर 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा वो 1 साल का जो भी स्पेसिफाइड पीरियड का कंटिन्यूअस सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये मीनिंग है। इंक्लूड्स, और उसके अंदर पीरियड ऑफ ड्यूटी भी आएगी और अगर कोई छुट्टी ली है तो वो भी आएगा, यानी छुट्टी के पीरियड को भी उस कंटिन्यूअस पीरियड में काउंट किया जाएगा। इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो अगर किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है तो उस पीरियड को भी काउंट किया जाएगा। तो जनरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए क्या होता है, वहां पे पे वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन तब भी जो वहां पे उसको काउंट किया जाता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट का मीनिंग होगा उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट। तो आफ्टरनून, मंथ के लास्ट डे का आफ्टरनून जिसके अंदर वो अपना रिटायरमेंट की एज को अटेन कर लेता है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जनरली इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1960 है तो 60 साल उसके पूरे होंगे 31/1/2020 को, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 1/1/1960 है तो क्योंकि अगर किसी को 1 तारीख को यानी पहली तारीख को बर्थ होता है तो उसको पिछले महीने की लास्ट डे को रिटायर कर दिया जाता है। तो जनरली उसका यानी जनरली इन द सेंस की यानी उस टाइम पे केस क्या होगा, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, 31/1/2020, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जनरली लिख दिया था कि यहाँ पे कि 31/1 नहीं यहाँ पे सॉरी ये है आपका 31/12 ये होगा, मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया था वैसे कि क्या होगा इन दोनों में से क्या होगा अगर आंसर को पढ़ा जाए, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो आंसर इसका क्या है 31/12/2019 होगा क्योंकि लास्ट डे को रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर टू द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स एज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रिटायरमेंट। तो रिटायर करने की जो तरीका है, प्रोसीजर है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अंदर यही कि अगर कोई 1 को रिटायर होता है तो उसको 1 ऑफ द मंथ को, तो पिछले मंथ के 31 को या 30 जो भी होगा लास्ट डे होगा उसके आफ्टरनून में से रिटायर मान लिया जाता है। अगर 2 तारीख होगी तो फिर तो उसी मंथ में होगा, लेकिन 1 में पिछले मंथ में रिटायर हो जाता है। तो इस तरीके से उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट काउंट होता है। तो उसका जो आफ्टरनून होगा लास्ट डे का मंथ का, उसको माना जाए कि उस टाइम पे वो रिटायर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर चाहे मिनिस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, जो आपका एलोकेशन और बिजनेस रूल में डिफाइन किया गया है वो सारे इंक्लूड होते हैं। तो ये मिनिस्ट्री भी आ सकता है डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है, एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये नोटिफाई जो होता है आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर नोटिफाई किया गया और इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, प्लानिंग कमीशन हो गया, ठीक है, नीति आयोग जिसका अब नाम हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये डिपार्टमेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरिएट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट आ जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरिएट आ जाएगा एंड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट आ जाएगा। तो ये सारे जो है मिला के डिपार्टमेंट का नाम इनको दिया गया है। तो ये इस तरह की डेफिनेशन आप देखेंगे तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में भी दिखाई गई थी, बताई गई थी, और मैंने जब डिस्कस किया था अपने वेबएक्स के थ्रू तो उस टाइम पे मैंने ये बताया भी था आपको। डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी को अगर डिफाइन करना तो ये राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इसके अंदर जाना पड़ता है। वहां पे बता रखा है कि कितने परसेंट की अगर डिसेबिलिटी तो उसको किस कैटेगरी में होगा, तो डिटेल्स वहां पे होगा, तो इसको ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल के लिए करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन सर्विसेज क्या होता है, वहां पे जहां पे जो होती है वो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मिल रही है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मिल रहा है या यूनियन टेरिटरी, इन सब के अलावा किसी और सोर्स से फंडिंग हो रही है पे की या सैलरी की, तो उस केस में बोला जाता है कि वो फॉरेन सर्विसेज है।
तो सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स देन, तो इनमें से किसी दूसरे सोर्स से, इन सोर्सेस को छोड़कर अगर किसी अलग सोर्स से मिल रहा है तो उनको बोला जाता है कि वो फॉरेन सर्विस में है। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जहां पे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा सैलरी पे नहीं की जाती, या स्टेट के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से नहीं की जाती, या कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से पे नहीं की जाती सैलरी, वो सारे जो है जैसे लोकल बॉडीज वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत समझ लो, वहां पे कोई एम्प्लॉय है, तो जनरली मुझे लगता है कि उसके अंदर जो है फंड वो दूसरे तरीके से आता है। तो ऐसा जहां भी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जनरली प्रैक्टिकली जहां पे भी इस तरीके से पेमेंट जो है वो यहाँ से नहीं मिल रही उनको, तो उस केस में जो है फॉरेन सर्विस को नाम दिया जाता है उनकी सर्विस को। फॉर्म, तो फॉर्म ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये सेकंड शेड्यूल में डिफाइंड है, ये सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में भी शो कर दिया था आपको, एक बार और शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं। ये फॉर्म जो है ये आपका यहाँ से सेकंड शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, अप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव, फर्स्ट फॉर्म ये है आपका। फिर ये लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, उसके अंदर कैसे कैसे HPL ईएल दिया जाएगा और लिखा जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आ रहे हैं आपके फॉर्म दिए हुए हैं। चलिए, गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, तो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या माना जाएगा, तो एन ऑफिसर हु हैविंग बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूपीएससी टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड टू ए टेम्परेरी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी और on the understanding given to him in writing before took up the appointment that the vacancy is expected to become permanent but is not confirmed after completion of 3 years। तो इस केस में यानी एक ऑफिसर जिसको टेम्परेरी पोस्ट पे या ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे रखा गया, ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट क्या होता है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या होता है, इसके बारे में तो यानी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है, करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्वासी परमानेंट का मतलब क्या है, फिर आगे हम इसको आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि एक टेम्परेरी पोस्ट क्या होती है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या होती है, और परमानेंट पोस्ट क्या होती है, टेम्परेरी पोस्ट क्या होती है, सारे चीजें हम आज थोड़ा देख लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमें ध्यान में रहिए। फंडामेंटल रूल्स में भी आपका जो है इसको डिस्कस किया हुआ है, उसमें बताया गया है। तो एन ऑफिसर, अगर किसी ऑफिसर को यूपीएससी ने क्या किया, अपॉइंट किया, और वो एलिजिबल है मिनिस्ट्रियल सर्विस में जाने के लिए, मिनिस्ट्रियल सर्विस मतलब जैसे कि जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज में होता है, और चाहे वो टेम्परेरी पोस्ट पे जा रहा है या ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर लेकिन ये बताया गया जब उसको अपॉइंट किया गया कि जब आपको बाद में, अभी तो क्या है पोस्ट अवेलेबल नहीं है, पोस्ट रेगुलर पोस्ट परमानेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं है आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको परमानेंटली जो है पोस्ट दी जाएगी और उस पर आपको कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे ये मीनिंग है, ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट गिवन टू हिम इन राइटिंग, राइटिंग में दिया जाता है बिफोर टुक अप that the vacancy is expected to become permanent, की वैकेंसी परमानेंट हो जाएगी, but is not confirmed after completion of 3 years of continuous service। उसको ये कंफर्मेशन दी गई थी या ये बोला गया था, लेकिन 3 साल के अपॉइंटमेंट के बाद भी, 3 साल की सर्विस के बाद भी उसका जो है परमानेंट नहीं बनाया गया, उसको क्वासी परमानेंट कहते हैं। तो क्वासी परमानेंट से फायदा क्या होता है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि परमानेंट वाले हैं, तो ये फायदा उनको होता है। An officer who may be declared as quasi-permanent under the Central Civil Services Temporary Services Rule 1965। तो ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्पररी रूल 1965, इसको मैंने चेक किया था, इसके अंदर लेकिन जो क्वासी परमानेंट वाली डेफिनेशन है उसको डिलीट कर दिया गया है। बाकी मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको, यहाँ पे तो शायद नहीं है मेरे पास अभी, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको मैं शो कर दूंगा कि उसके अंदर ये डिलीट हो गया है, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि परमानेंट, टेम्परेरी, क्वासी परमानेंट, इन सब में क्या डिफरेंस है, अभी बता देता हूं मैं आपको। देखिए रेफरेंसेस देख लेते हैं, ये रेफरेंसेस लिखने का पर्पस ये है कि मेन रूल आपका ये है, ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाला है। तो टेम्परेरी सर्विस, ये आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विसेज, इसमें टेम्परेरी सर्विस को कैसे डिफाइन किया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें कह रहा है टेम्परेरी सर्विसेज मीन द सर्विसेज ऑफ ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए टेम्परेरी पोस्ट। टेम्परेरी पोस्ट पे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको टेम्परेरी सर्विस बोला गया है। ऑफिशिएटिंग सर्विसेज इन ए परमानेंट पोस्ट, या परमानेंट पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग है। अब ये ऑफिशिएटिंग का क्या मीनिंग है ये भी बताना पड़ेगा, तो ये भी अब आप इसको पहले समझ लिए कि अगर परमानेंट पोस्ट है और ऑफिशिएटिंग है,
ऑफिशिएटिंग का मतलब कि कोई छुट्टी पे गया, उसकी वजह से आपने किसी को उस पे अपॉइंट कर लिया, तो ये जो है फॉर द टाइम बिंग रहेगा जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आता। तो पोस्ट परमानेंट है, लेकिन वो क्योंकि कुछ टाइम के लिए, तो वो टेम्परेरी माना जाएगा, वो टेम्परेरी सर्विस मानी जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या था, अगर पोस्ट ही टेम्परेरी है, पोस्ट टेम्परेरी का मतलब कि टेम्परेरी पोस्ट वो होती है जो कुछ टाइम के लिए होती है। कुछ टाइम के लिए मतलब जिसका टाइम पीरियड एक फिक्स है कि इतने टाइम तक होगा, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट में देखेंगे ज्यादातर जो सर्विसेज हैं, जो रेगुलर वाली हैं या परमानेंट है, वो हमेशा रहती हैं। मान लो इंसान रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो पोस्ट बनी रहेगी, उसके ऊपर कोई और आएगा, लेकिन वो पोस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद कोई पोस्ट खत्म हो जाती है, तो वो किस तरह की पोस्ट है, वो टेम्परेरी पोस्ट है। तो मैंने बिल्कुल आसान आसान भाषा में आपको बता दिया कि टेम्परेरी और परमानेंट का क्या मतलब है। परमानेंट कौन सी पोस्ट है, जिसके अंदर लोग रिटायर हो जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन वो पोस्ट खत्म नहीं होगी। टेम्परेरी पोस्ट कौन सी है, जो कुछ टाइम के लिए है, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगी। बाकी इसको डेफिनेशन में देखें, तो डेफिनेशन देखेंगे तो फंडामेंटल रूल क्या बताता है, ये फंडामेंटल रूल का रूल 9 का 30th जो क्लॉज है, वो कहता है टेम्परेरी पोस्ट मींस ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो टेम्परेरी पोस्ट हमेशा आपका लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पोस्ट है जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ही है, तो वो आपका टेम्परेरी पोस्ट है। और परमानेंट पोस्ट, आपका पोस्ट इंसान यानी रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो पोस्ट बनी रहेगी। क्वासी परमानेंट यानी क्या हुआ, ये बीच की कंडीशन होगी, टेम्परेरी और परमानेंट के बीच की कंडीशन होगी कि भाई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने अपॉइंट किया, उसको बोला था कि हाँ अभी तो भाई परमानेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन आपको परमानेंट हम कर देंगे, लेकिन 3 साल गुजर गए, उसके बाद भी कंटिन्यूस सर्विस देने के बाद भी अभी वो परमानेंट नहीं हुआ, तो उसको बेसिकली क्वासी परमानेंट का एंटाइटलमेंट मिल जाता है। उससे फायदा ये होता है कि वो जो रेगुलर पोस्ट है या परमानेंट पोस्ट है, उसके बेनिफिट्स को मिलते हैं। तो ये 3 तरह की जो है बातें ये आती है। इसके अंदर मैं एक जजमेंट थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, जजमेंट से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जजमेंट में दिखा देता हूं आपको। तो ये परमानेंट और टेम्परेरी पोस्ट क्या है, इसके अंदर जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस भी किया इसके बारे में, और उसके बाद इन दोनों में किस तरीके से ऑफिशिएटिंग सब्सटेंटिव प्रोबेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो मैं उसके बारे में थोड़ा अभी 2 मिनट लेके ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अंदर बता रखा है, अकॉर्डिंग टू रूल 9 ऑफ 22 फंडामेंटल रूल्स, ए परमानेंट पोस्ट मीन ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे विदाउट ए लिमिट ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो ऐसी पोस्ट है जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो पोस्ट रहती है, हमेशा रहती है, वो खत्म नहीं हो जाती कुछ टाइम बाद। ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेरी पोस्ट है मैंने बता दिया, टेम्परेरी पोस्ट लेकिन अदरवाइज क्या होती है, दूसरी तरह की पोस्ट होती है जिसके अंदर एक लिमिटेड टाइम है, वो कुछ टाइम के लिए आपके पास रहती है, जिसके अंदर किसी को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट टू परमानेंट पोस्ट, अब परमानेंट पोस्ट पे भी 3 तरह से अपॉइंटमेंट होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक सब्सटेंटिव हो सकता है, एक प्रोबेशन पे हो सकता है, और एक ऑफिशिएटिंग बेसिस पे हो सकता है। और तीनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी थोड़ा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। The substantive appointment to a permanent post in public services confer normally on the servant a substantive right to post। तो जब किसी का परमानेंट पोस्ट पे सब्सटेंटिव राइट मिला या सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हुआ, तो उस केस में उस अपॉइंटमेंट के होते के साथ उसके पास सब्सटेंटिव राइट आ गए। सब्सटेंटिव राइट का मतलब कि मेजर राइट्स आ गए। तो मेजर राइट्स कैसे होगा कि उसे क्या है, उस पोस्ट पे वो लियन होल्ड कर सकता है। अगर आप सीएसएस से हैं, तो सीएसएस में आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में आते एसओ जो होता है वो 2 साल के प्रोबेशन पे होता है। जब तक वो प्रोबेशन में होता है, अगर उसने 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट करने से पहले कहीं चला गया, तो उसे पोस्ट पे लियन नहीं मिलती है। लियन नहीं मिलती का मतलब कि वो सब्सटेंटिव पोस्ट होल्ड नहीं करता। उसको पोस्ट रेगुलर है, परमानेंट नेचर का है, लेकिन वो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट उसकी जब तक नहीं हुई, जब तक वो परमानेंट उस पे यानी उसके प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट जब होती है, तो उसके साथ वो उस पोस्ट पे लियन भी उसको मिल जाता है। तो ये डिफरेंस भी है। तो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट जब होती है परमानेंट पोस्ट पे, तो उसके अपॉइंटमेंट होते ही उसको सब्सटेंटिव राइट्स मिल जाते हैं और साथ में लियन भी मिल जाता है। दिस लियन इज डिफाइंड इन, लियन डिफाइन हुआ है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे हम। द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टर्मिनेट हिज सर्विस। तो गवर्नमेंट कैन नॉट टर्मिनेट हिज सर्विस, गवर्नमेंट उसकी सर्विस को टर्मिनेट नहीं किया कर सकता। तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जैसे कि 300 कितना है 12 में है, वो सभी उसको मिलेगा, यानी फेयर ट्रायल देना पड़ेगा। बाकी और जो भी है वो सब प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद प्रोबेशन की बात होगी। तो प्रोबेशन का जैसे कि मैंने बताया कि प्रोबेशन का मतलब ये है कि किसी को आपने किसी
एक टाइम के लिए ट्रायल पे रखा है। द सर्वेंट सो अपॉइंटेड इज टेकन ऑन ट्रायल। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो उसके जो है अपॉइंटमेंट को खत्म भी किया जा सकता है। द पीरियड ऑफ प्रोबेशन में बी इन सम केसेस फॉर ए फिक्स पीरियड। कभी कभार ये जो प्रोबेशन का पीरियड होता है वो फिक्स भी होता है, कभी कभार ये फिक्स नहीं होता, ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। Such an appointment, employment, or probation under ordinary laws of master and servant come to an end if during or at the end of the probation the servants appointed on trial is found to be unsuitable। तो अगर एम्प्लॉय जिसको अपॉइंट किया गया प्रोबेशन पे, परमानेंट पोस्ट है लेकिन प्रोबेशन पे अपॉइंट किया, अगर वो अनसुटेबल फिट पाया जाता है, नॉट फिट पाया जाता है, तो उस केस में उसकी सर्विस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जबकि अगर सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट होती तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता था तभी तुरंत के तुरंत। जबकि अगर प्रोबेशन में अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो प्रोबेशन में अगर देखा गया कि वो सही नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसको नोटिस देकर जो है उसको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट में और प्रोबेशन के तौर पर अपॉइंटमेंट अगर परमानेंट पोस्ट है तब भी। तो एन अपॉइंटमेंट टू ऑफिशिएट, और ऑफिशिएटिंग कब होता है? परमानेंट पोस्ट पे अगर ऑफिशिएटिंग की बात करें तो वो तब होता है जैसे कोई छुट्टी पे चला गया, या परमानेंट पोस्ट इज वैकेंट एंड नो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड टू दैट पोस्ट। परमानेंट पोस्ट वैकेंट है लेकिन उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो ये सब अगर उस केस में किसी को उस पोस्ट में डाला जाता है, उसको काम करने के लिए रखा जाता है या उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफिशिएटिंग के तौर पर, तो उसे ऑफिशिएटिंग कहते हैं, ऑफिशिएटिंग इन परमानेंट पोस्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि तीनों में क्या डिफरेंस है। मोटा मोटा दोबारा से बताते हैं कि सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट के साथ ही उस पोस्ट की जो भी बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो परमानेंट पोस्ट होगा, अगर ये टेम्पररी पोस्ट भी होता तो उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं सारे मिलने उसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोबेशन अगर परमानेंट पे है तो परमानेंट के जो भी बेनिफिट है वो तब कब मिलेंगे? जब वो कंफर्म हो जाता है। प्रोबेशन में एक तरह से वो ट्रायल पर है, और ट्रायल अगर उसकी सही निकलता है, वो अच्छा सुटेबल पाया जाता है, तब उसे सब्सटेंटिव कर देंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। और ये तीसरा ऑफिशिएटिंग का मतलब कि भाई पोस्ट परमानेंट खाली है, अभी उसके ऊपर जो बंदा आना चाहिए वो नहीं आया, उसको ऑफिशिएट करने के लिए सिर्फ उस पोस्ट के ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसे ऑफिशिएटिंग कहा जाएगा। सच एन ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट कम्स टू एन एंड। ये जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है या अपॉइंटमेंट है कब खत्म हो जाएगा? जब जो इनकम्बेंट है यानी जिसकी वो पोस्ट है वो वापस आ जाता है, या उस पोस्ट पे किसी को सब्सटेंटिवली अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट टू टेम्पररी पोस्ट, उसी तरीके से टेम्पररी पोस्ट के ऊपर भी सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हो सकती है, प्रोबेशनरी अपॉइंटमेंट हो सकती है, ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है। The substantive appointment on temporary post under these rules used to give servants so appointment certain benefits regarding pay and leave। तो अगर टेम्पररी पोस्ट पे भी किसी को सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्पररी पोस्ट के जो भी सारे बेनिफिट्स हैं उस टाइम से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रोबेशन पे होगा तो जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा तब उसको सारे बेनिफिट उसके मिलेंगे जनरली। ठीक है। बट अदरवाइज ऑन द सेम फुटिंग एज अपॉइंटमेंट टू ए टेम्पररी पोस्ट ऑन प्रोबेशन और ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस, सो दैट इज टर्मिनेबल बाय नोटिस। तो इसके अंदर क्या है, अगर प्रोबेशन पे जैसे हमने देखा है कि उसको नोटिस देके हटा सकते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट जो होता है उसके पूरे राइट्स देता है। तो ये जनरली डिफरेंस है। क्वासी परमानेंट सर्विस के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफरेंस क्या है उसको देख लिया है। तो इस तरीके से मोटा मोटी एक टेम्पररी पोस्ट है, ठीक है, एक क्वासी परमानेंट पोस्ट है और एक परमानेंट पोस्ट है, और उसके अंदर अपॉइंटमेंट के तरीके जो है ये भी हमने देख लिया, सब्सटेंटिव, प्रोबेशनरी और ऑफिशिएटिंग। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो मोटा मोटी है हमने समझ लिया कि क्या यहाँ पे तरीका है जिसकी वजह से या जिन तरीकों से हम किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया क्वासी परमानेंट। इसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय। तो परमानेंट एम्प्लॉय पे किसको माना जाएगा? एक ऑफिसर, एन ऑफिसर हु होल्ड्स सब्सटेंटिवली और प्रोविजनली सब्सटेंटिवली ए परमानेंट पोस्ट। तो कोई परमानेंट पोस्ट को सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा है या प्रोविजनली, मान लो कुछ टाइम के लिए सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा है उसको, तब भी उसे परमानेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। होल्ड्स लियन और परमानेंट पोस्ट, उस परमानेंट पोस्ट पे अगर वो लियन होल्ड कर रहा है, लियन होल्ड करने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो अभी इस सर्विस में हूं
परमानेंट सर्विस में हूँ, मैं प्रोबेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं एक रेगुलर और सब्सटेंटिव एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ से रिजाइन देकर किसी और सर्विस में जाता हूँ, तो मेरे पास इस पोस्ट पे वापस आने के लिए एक लियन होता है। लियन कहते हैं एक राइट होता है कि मैं वहां से वापस आके ज्वाइन कर सकता हूँ 2 साल के अंदर, जब तक कि मैं वहां पे परमानेंट नहीं हो जाता जिसमें मैं गया हूँ, तो इसको लियन कहते हैं। तो ये लियन जो है ये भी मिलता है साथ में जब हम परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। Who would have held a lien on permanent post had the lien not been suspended? तो जिसका यानी यहाँ पे अगर किसी के पास परमानेंट पोस्ट पे लियन है, ठीक है, या जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक अगर लियन होल्ड कर रहा है तो वो सारे जो है परमानेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे। हेड ऑफ मिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? हेड ऑफ मिशन यानी जितने एम्बेसडर हैं, जैसे इंडिया का एम्बेसडर होता है बाहर, जो है दूतावास होते हैं वहां पे, जो है ये एम्बेसडर वगैरह होते हैं, तो ये इन सबको हेड ऑफ मिशन का नाम दिया गया है। तो एम्बेसडर हो गया चार्ज डे अफेयर्स, मिनिस्टर, कॉन्सुलेट, consul general, high commissioner, any other authority declared as such by the central government in countries in which government servant undergoes a course of study or training। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी या ट्रेनिंग में किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वहां पे इंडिया के एम्बेसीज वगैरह होते हैं, तो एम्बेसीज में जो एम्बेसडर होंगे ये सारे जो लोग बता रखे हैं वो सारे क्या है, हेड ऑफ मिशन में काउंट किए जाएंगे बाय नाम, यानी शॉर्ट में नाम ये दे दिया जाएगा हेड ऑफ मिशन। मिलिट्री ऑफिसर किसको कहा जाएगा? एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु इज, तो आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी ऑफिसर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी, चाहे वो कमीशन ऑफिसर है, जूनियर कमीशन ऑफिसर है, या ब्रांच लिस्ट ऑफिसर है, या रेटिंग ऑफ नेवी है, ये इस तरीके से ये जितने भी हैं इसमें जो बता रखा है वो सारे मिलिट्री ऑफिसर के टर्म में आएंगे। तो मिलिट्री ऑफिसर का मतलब कि इन सब पे अगर कोई रूल में बात कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑफिसर पे एप्लीकेबल होता है तो इन सब पे एप्लीकेबल होगा, ये मीनिंग है। वेकेशन डिपार्टमेंट, वेकेशन डिपार्टमेंट जनरली वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे कुछ टाइम पीरियड जो होता है साल का वो वेकेशन होता है, जैसे कि स्कूलों में छुट्टियां पड़ती है, तो इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट को वेकेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। ए डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वेकेशंस आर अलाउड, जहां पे रेगुलर वेकेशन दिया जाता है उनको वेकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल, ये ब्लू में जो लिखा होता है जनरली मैं आपके जैसे एक एग्जांपल कोई छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। जैसे स्कूल टीचर्स हैं, उनको स्कूल टीचर्स हैं, उनको एक छुट्टी मिलती है वो वेकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है साल के अंदर वो वेकेशन होती है वहां पे, और वो अलाउड है कि वहां पे वो अब्सेंट रह सके उस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये सारे कहते हैं डेफिनेशन थे कि किसका क्या मीनिंग लिया जाएगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन नॉट डिफाइंड, अगर यहाँ पे कोई इस रूल के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसको डिफाइन नहीं किया गया लेकिन उसको एफआरएसआर रूल के अंदर, फंडामेंटल रूल्स सप्लीमेंट्री रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया है, तो वहां से मीनिंग जो है हम यहाँ पे उसका असाइन कर सकते हैं। ये आपका सब रूल 2 कहता है यहाँ पे, ठीक है। रूल 4 है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर और ऑन फॉरेन सर्विसेज, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका टेम्परेरी ट्रांसफर होता है या कोई फॉरेन सर्विस में जाता है तो उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम दीज रूल अप्लाई, यानी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है 1972 वाला, शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दीज रूल्स, वो उनके ऊपर ये रूल्स लगता रहेगा वाइल ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर, अगर उनका टेम्परेरी ट्रांसफर होता है। टेम्परेरी ट्रांसफर मतलब कि कुछ टाइम के लिए हो रहा है, कहाँ पे? इंडियन रेलवे में हो रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है, या फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। तो फॉरेन सर्विस का मतलब ये नहीं कि अब्रॉड बाहर जा रहा है वो, फॉरेन सर्विस का मतलब जो अभी यहाँ पे डिफाइन किया था कि उसको पैसा जो मिल रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिल रहा, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिल रहा, और यूनियन टेरिटरी के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिल रहा। इसके अलावा ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इन सबसे पैसा नहीं आता और उससे उसकी सैलरी पे की जा रही थी, उसको फॉरेन सर्विस माना जाएगा। फॉरेन सर्विस का मतलब ये बाहर का मीनिंग नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर इंडिया से बाहर जा रहा है फॉरेन सर्विस पे, फॉरेन सर्विस का मतलब वही कि उसको पेमेंट जो हो रही है वो जो कैटेगरी मैंने बताई थी उसके किसी और अलावा सोर्स से मिल रही है उसको, जैसे कि यूएन एजेंसी में चला जाता है वो विद इन और आउटसाइड इंडिया, उन केस में ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर टू द आर्म फोर्सेज, या वो टेम्परेरी ट्रांसफर हो जाता है उसकी आर्म फोर्सेज में ऑफ द यूनियन, दीज रूल्स शैल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट provided in the terms and condition of foreign services temporary transfer as the case may be। तो
जब टेम्परेरी ट्रांसफर इनमें होती है, इंडियन रेलवे में, स्टेट में या इनमें, तो उनके ऊपर तो ये अप्लाई होता रहेगा। यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है, वो टेम्परली इंडियन रेलवे में गया, स्टेट गवर्नमेंट में गया, फॉरेन सर्विस में गया, तो उस केस में तो उसके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल होता रहेगा। लेकिन अगर वो फॉरेन सर्विस में गया बाहर, इंडिया से बाहर, या आर्म्ड फोर्सेस जो यूनियन के हैं उसके अंदर टेम्परेरी ट्रांसफर होती है, तो उसके अंदर देखा जाएगा कि सर्विस कंडीशंस या सर्विस गाइडलाइंस या कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया या उसके अपॉइंटमेंट के रूल्स में क्या लिखा गया। ठीक है, only to the extent provided in the terms and conditions of the foreign service और temporary transfer। तो टेम्परेरी ट्रांसफर जो यहाँ पे आर्म फोर्स ऑफ यूनियन में हुआ या फॉरेन सर्विस में गया, तो उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे वो गया, उससे वो गवर्न होगा। जबकि ऊपर वाले में फर्स्ट क्लॉज के अंदर, फर्स्ट सब रूल के अंदर, तो वो ये रूल ही अप्लाई होगा। रूल 1972 का जो है लीव रूल, ये अपना इसी में ही अप्लीकेबल होता रहेगा उसके ऊपर। रूल 5 कहता है ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव रूल्स। अगर किसी के ऊपर दूसरे लीव रूल्स, 1972 वाला लीव रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा और उसकी टेम्परेरी जो है ट्रांसफर होती है, तो क्या होगा? Unless otherwise provided in these rules, a permanent government servant to whom these rules do not apply। अब एक ऐसा परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर ये लीव रूल अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, when transferred temporarily to a service or post to which these rules apply। अब एक नॉन जिसके ऊपर लीव रूल अप्लाई नहीं होता, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम ऐसी जगह पे, ऐसी सर्विस या पोस्ट पे जहां पे रूल अप्लाई होता है, तो उस केस में क्या होगा? shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer। तो यहाँ पे जब टेम्पररी ट्रांसफर हो रहा है किसी का ऐसी जगह पे जहां पे ये लीव रूल अप्लीकेबल होते हैं, तब भी उसके ऊपर क्या होगा? जो उसका लीव रूल था, ओरिजिनल लीव रूल, ठीक है, वही लगता रहेगा। ये 1972 वाला लीव रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब टेम्पररी ट्रांसफर, यानी मोटा मोटा अगर आप समझें, किसी का टेम्पररी ट्रांसफर से जिस लीव रूल से वो गवर्न हो रहा है उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आता। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर ये 1970 का लीव रूल अप्लीकेबल हो रहा है और उसके हम टेम्पररी ट्रांसफर ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे दूसरे लीव रूल अप्लीकेबल होते हैं, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका उल्टा, अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर ये लीव रूल अप्लीकेबल नहीं होते और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं जिसके ऊपर 1972 के लीव रूल अप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में भी टेम्पररी ट्रांसफर में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टेम्पररी ट्रांसफर किसी को करो तो जो लीव रूल से वो गवर्न हो रहा है एक्चुअल में, जिसका वो परमानेंट एम्प्लॉय है, उसी से गवर्न होता रहेगा। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसका जो प्रोवाइडेड दैट होता है वो एक तरीके से बताता है कि जनरल रूल ये है। प्रोवाइडेड का मतलब कि उसके अंदर एक्सेप्शन लेकिन ये है। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर ए मिलिट्री ऑफिसर नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉय, तो कोई मिलिट्री ऑफिसर है जो कि परमानेंट सिविल एम्प्लॉय नहीं है, हैज इलेक्टेड टू ड्रॉ सिविल रेट्स ऑफ पे, अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गया जहां पे सिविल रेट्स ऑफ पे वो ड्रॉ कर सकता है, हिज लीव शैल बी रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजंस अंडर दिस रूल, तो उसके ऊपर ये जो हमारे रूल्स हैं 1972 वाले लीव रूल्स, ये अप्लीकेबल होने लग जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके अलावा क्या होगा? इन द इवेंट ऑफ रिलीज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, अगर उसको आर्म फोर्सेस से रिलीज कर दिया गया, वहां से वो डिस्चार्ज हो गया, हट गया वहां से, ही शैल कैरी फॉरवर्ड द एनुअल लीव ड्यू टू हिम, तो उसके पास जो भी एनुअल लीव्स होंगे वो उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच लीव और डिस्चार्ज। तो ये एनुअल लीव जो था वो मिलिट्री ऑफिसर्स को ही मिलता है। तो इसका मैंने एक निकाला था, एक मिनट, कहाँ है क्या ये, चलिए लगता है मैंने उसको नहीं है, चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। जनरली जो है आपके मिलिट्री ऑफिसर्स है उनको एक एनुअल लीव मिलती है और एक फरलो लीव मिलती है, तो ये दो तरह की लीव है जो उनको मिलती है। बाकी और भी लीव मिलती है, लेकिन ये जिसका जिक्र यहाँ पे है, जिसका मेंशन यहाँ पे है, ये दो लीव है जो उनको मिलती है और जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका यहाँ पे आप एक बारी अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन तो उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि एनुअल लीव कैसे मिलती है और क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। When appointed substantively to a permanent post to which these rules apply, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं जिसके ये दो केसेस बताए गए हैं। एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते,
अब उसका सेकंड कैटेगरी है व्हेन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू ए परमानेंट पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई। एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसके ऊपर ये लीव रूल अप्लाई नहीं होते थे, अब उसको अपॉइंट कर लिया हमने सब्सटेंटिवली। सब्सटेंटिव मतलब जैसे अभी मैंने बता दिया कि परमानेंट तौर पे, टू ए परमानेंट पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई, जिसके ऊपर ये लीव रूल अप्लाई होते हैं, तब क्या होगा, शैल बिकम सब्जेक्ट टू दीज रूल्स। तो अब वो क्या होगा, वो उसके ऊपर ये लीव रूल अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो परमानेंट पोस्ट जहां पे वो आया है उसका वो सर्विस कंडीशन है, सर्विस रूल्स है वो, ठीक है। तो जब भी किसी को टेम्परली किसी जो पोस्ट में डालते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जिस लीव रूल से वो गवर्न हो रहा है उसी से गवर्न होता रहेगा। लेकिन अगर वो परमानेंटली पोस्ट पे आ जाता है, उस पे सब्सटेंटिवली आ जाता है परमानेंट पोस्ट पे, तो उस केस में जो उसका परमानेंट पोस्ट अब बन गया है उससे वो गवर्न होगा। तो शैल बिकम सब्जेक्ट टू दीज रूल्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो जब से वो परमानेंटली सब्सटेंटिवली उस पोस्ट पे यहाँ पे अपॉइंट हुआ, तब से ये लीव रूल अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन विच केस द लीव एट द क्रेडिट अंडर द रूल्स प्रीवियसली अप्लीकेबल टू हिम। तो जो पुराने लीव रूल्स के अंदर उसे चीजें मिलती थी, जो भी लीव क्रेडिट पे था, वो सारा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो यहाँ पे ला सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्यूमुलेशंस एज लेड डाउन इन रूल 26। तो रूल 26 के अंदर जो बता रखा है डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट तक वो कैरी कर सकता है। द लीव सो कैरीड फॉरवर्ड शैल फर्स्ट बी एग्जॉस्टेड। और इसमें लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो अब नई जगह पे, नई पोस्ट पे, नया परमानेंट पोस्ट पे उसको जो लीव मिल रही है वो बाद में उसको यूज करेगा, लेकिन पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जो कैरी फॉरवर्ड लीव्स है उसको एग्जॉस्ट पहले करना पड़ेगा, बिफोर द लीव अर्न अंडर दिस रूल्स इज अवेल्ड ऑफ। तो यहाँ के लीव रूल्स को वो बाद में, लीव को बाद में अवेल करेगा, लेकिन पहले जो कैरी फॉरवर्ड किया उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। The leave salary in respect of leave carried forward shall be borne by the department or government from which the government servant proceed on leave। तो अगर उनको लीव सैलरी देने की बात पड़ रही है, यानी जब छुट्टी पे कोई गया अब परमानेंट पोस्ट पे आने के बाद, और वो लीव पुरानी लीव को अवेल कर रहा है, तो पुराना डिपार्टमेंट जो है उसी को देना पड़ेगा। फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट, फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड ऑन लीव। The leave salary in respect of the leave carried forward shall be borne by the department or government from which the government servant proceed on leave। तो जिस गवर्नमेंट में या डिपार्टमेंट में वो छुट्टी पे गया वो उसको देना पड़ेगा, यानी परमानेंट होने के बाद तो उस जिस परमानेंट पोस्ट पे वहीं से जाएगा, तो इसलिए उसे छुट्टी देनी होगी, उसे लीव सैलरी देनी होगी, यानी पे वो करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ मिलिट्री ऑफिसर। अब मिलिट्री ऑफिसर की बात करें, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर का थोड़ा डिफरेंट लीव स्ट्रक्चर है, तो वो बता रहे हैं हाफ पे लीव इक्वल टू नंबर ऑफ डेज ऑफ फरलो। तो फरलो लीव इनको मिलती है, वो फरलो लीव के बराबर हाफ पे लीव मिल जाएगी उनको जब कैरी फॉरवर्ड होगा, और अर्न लीव मिलेगी किसके जगह पे, एनुअल लीव जो उनको मिली होती है। तो उसके अकाउंट में, कोई मिलिट्री ऑफिसर है उसके अकाउंट में फरलो लीव भी होती है, एनुअल लीव भी होती है, तो एनुअल लीव की जगह तो उसे अर्न लीव मिल जाएगी, और फरलो लीव की जगह उसे हाफ पे लीव दे दी जाएगी नए डिपार्टमेंट के अंदर। इट वुड बी परमिशन टू ग्रांट हिम अंडर द लीव रूल्स ऑफ। तो यहाँ पे बोला कि प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मिलिट्री ऑफिसर हाफ पे लीव HPL इक्वल टू नंबर ऑफ डेज ऑफ फरलो शैल आल्सो बी कैरीड फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन एडिशन टू द अर्न लीव इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ एनुअल लीव। तो जितने एनुअल लीव होंगे उसकी जगह पे उसे अर्न लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और फरलो लीव की जगह पे HPL कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऑन द डेट ही इज सो अपॉइंटेड। तो जब अपॉइंट हुआ उस डेट पे जितनी भी फरलो होगी, जितनी भी एनुअल लीव होगी, एनुअल लीव कन्वर्ट हो जाएगी EL में, और फरलो लीव कन्वर्ट हो जाएगी HPL में। और ये रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि फरलो लीव क्या होता है। तो फरलो लीव इज ए टेम्परेरी लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांटेड टू मिलिट्री ऑफिसर, नॉन एक्यूमुलेटिव एंड कैन बी टेकन एट एनी टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ 3 ईयर साइकिल। तो फरलो लीव जनरली 3 साल के साइकिल के लिए मिलती है, और ये 60 दिन, एनडीए के जो ऑफिसर थे उनको 60 दिन की मिलती है 3 साल के लिए, 60 डेज फरलो लीव एवरी 3 ईयर्स। ये नॉन एक्यूमुलेटिव होता है, यानी एक्यूमुलेट नहीं होता, तो 3 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगी। कैन बी टेकन एट एनी टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के जब वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो कभी भी लिया जा सकता है। इसी तरह से जो दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके भी ये फरलो लीव दी जाती है। तो ये बेसिकली थोड़ा ब्रीफली आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी
गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस केस में किस तरीके से उसकी लीव जो होगी गवर्न होगी उसके बारे में बता रहे हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय दीज रूल्स, अब उनके ऊपर ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऊपर ये लीव रूल्स 1972 अप्लीकेबल है, इज अपॉइंटेड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, अगर उसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट किया गया। अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, उनके अलग लीव टर्म्स हैं, लीव कंडीशंस हैं, वेयर इन हिज लीव टर्म्स आर गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट। अब वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लगता है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव्स, जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो क्या कर सकती है, सुओ मोटो मतलब अपने आप, इशू एन ऑर्डर, अपने आप एक ऑर्डर इशू करेगी, ग्रांटिंग कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्न लीव एंड हाफ पे लीव एट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 300 डेज। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां से वो जा रहा है उसे क्या करना पड़ेगा कि जितनी उसके क्रेडिट पे छुट्टियां हैं, ईएल और एचपीएल, उन दोनों को मैक्सिमम जो है 300 डेज तक उसको इनकैश कर देगा। यानी दोनों को मिला के कहने का मतलब कि अगर 200 ईएल है और 200 ही एचपीएल है तो 200 ईएल ले सकता है और 100 एचपीएल ले सकता है। इसका मतलब अर्न लीव में तो उसको पूरे सैलरी मिलती है, एचपीएल में हाफ डे की सैलरी मिलती है, तो उसको 200 पूरी सैलरी और 100 आधी सैलरी, यानी इसका क्रेडिट, इसका कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी दे दी जाएगी उसको। ठीक है। द कैश सो ग्रांटेड शैल बी सम इक्वल टू द लीव सैलरी एज एडिशनल फॉर द अर्न लीव और लीव सैलरी एडिशनल फॉर हाफ पे लीव प्लस डीएनएस अलाउंस। तो उसे जो ये है इसके साथ साथ जो लीव सैलरी के साथ साथ यहाँ पे डीएनएस अलाउंस भी उसके अंदर मिलेगा, ये भी बता रखा है। एट द रेट इन द फोर्स ऑफ डेट ऑफ गवर्नमेंट सीजेस टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सीजेस। तो वही बता रखा है कि मोटा मोटी कि उसके अंदर डीए भी साथ में मिलेगा, लीव जो भी लीव सैलरी है उसके साथ साथ डीए भी लीव सैलरी में इंक्लूड होगा। Provided that in the event of return to a post or services to which the central services apply। अब मान लिया कि वो वापस रिटर्न आ जाता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, इस फैक्ट्रीज एक्ट से जो गवर्न हो रहा उस ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में गया, लेकिन लियन था उसका क्योंकि तो वापस आ गया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये बता रहे हैं इन द इवेंट ऑफ हिज रिटर्न टू ए पोस्ट और सर्विस टू विच लीव रूल 1972 apply, the benefit of the cash equivalent of the leave salary payable under rule 39 shall be modified as under। तो उस केस में जितना इनकैशमेंट उसको ऑलरेडी मिल चुका है और जितना उसको अब मिलेगा जब वो सुपर एनुएट होगा यानी रिटायर होगा, तो उस केस में वो टोटल मिला के 300 दिन का इनकैशमेंट ले सकता है, मैक्सिमम 300 दिन का इनकैशमेंट ले सकता है। और अगर कोई प्री मैच्योर रिटायर होता है तो उस केस में भी जब रिटायर हो रहा है उस डे के अंदर जितना इनकैशमेंट वो ले चुका है, कब ले चुका है, जब वो ये इस्टेब्लिशमेंट में गया था, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जब गया था तब उसने इनकैशमेंट ले लिया था, जब वापस आ रहा है और अब रिटायर हो रहा है दोबारा से उसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो ऑलरेडी क्योंकि वो ले चुका है, मान लिया हम मानते हैं कि जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे इस्टेब्लिशमेंट से इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में गया तो उस टाइम में मान लिया कि हमने 150 दिन का अगर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब वो वापस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो क्लेम करेगा कि मुझे इनकैशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि इन रूल्स के तहत इनकैशमेंट मिलती है ईएल और एचपीएल का, तो वो बाकी जो बचे हुए 150 दिन है उसी का ले पाएगा। तो यानी जो ऑलरेडी अवेल कर चुका है और जो अवेल करना है दोनों को मिलाकर 300 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए दोनों ही केस के अंदर। तो ये आपका चैप्टर 1 था प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया इस चैप्टर 1 को और इसके अंदर जो रूल्स थे 6 तक वहां देखे हमने। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जितना डिटेल में बता सकूं मैं बताया, पूरी कोशिश की। उसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर मिस्टेक कोई रह गई हो या कुछ छूट गया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट आगे के रूल्स लेके आए तो उसके अंदर उसको रेक्टिफाई किया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इसको देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कई लोग पूछते हैं कि क्या पीडीएफ जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसके मिल सकते हैं, तो पीडीएफ अगर आपको मिल सकता है आप ये मेरा जो चैनल इसको जो ग्रुप जो है उसको टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म करके ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।